मैं फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं कर्नाटका सियासत.com। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज 10 जनवरी 2023 है। जैसे कि हमेशा की तरह मैं पिछले 6 महीने तक जो अपडेट्स देता रहा था, विथ प्रूफ, विथ एविडेंस, आपके सामने डिस्प्ले करके आपको जो अपडेट्स देता रहा था, बिल्कुल उसी प्रकार से दोबारा से आज आपको जो है बहुत ही जेन्युइन आईएमएफ फ्रॉड केस के बारे में अपडेट देने जा रहा हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ यूट्यूबर्स ने ये अपडेट जो है थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया है, लेकिन विथ प्रूफ, विथ एविडेंस नहीं दिया है। वो मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। इसमें मेरी मेहनत ज्यादा है नहीं है, ये किसी और ने जो है मुझे व्हाट्सएप पे ये कोर्ट की अपडेट भेजी है, क्योंकि मैं थोड़ा फॉलो अप पिछले 6 महीने तबीयत के कारण की वजह से और थोड़ा नाराजगी की वजह से मैं अपडेट्स आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन आज की जो अपडेट आप लोगों को मिलने वाली है वो चौंका देने वाली अपडेट है। वो आप लोगों की दोबारा से जो गलती की है, मेरे मेरे बार बार मना करने के बाद, मैंने आप लोगों को बार बार आगाह करने के बाद, बार बार मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे खतरा है, लोगों की बातों में मत आओ, एक एक को फॉलो करो। मैं बोलने के बावजूद आप लोगों ने जो है मुझे ही गालियां देके, मुझे ही गलत ठहरा के जो दूसरों की बातों में आ गए, झांसे में आ गए। जिस बात का डर था, उस बात का जो डर था वो हकीकत में बदल गया है। जी हां मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जब तक मैं आईएमएफ फ्रॉड केस को सही तरीके से आप लोगों को अपडेट देता रहा था और आवाज उठा रहा था, तब तक जो है केस सही जो है मोड़ पर चल रहा था। जब से मैंने आईएमएफ फ्रॉड केस को फॉलोअप करना छोड़ दिया और अपडेट्स देना छोड़ दिया, और ये हक हलाल की जो लड़ाई मैंने छेड़ी थी उससे मैं पीछे हट गया। ये पीछे हटने का कारण भी आपको मैंने बताया। आप लोगों ने जो है मेरे ऊपर जब से भरोसा करना छोड़ दिया, मैंने भी जो है पीछे कदम उठाने का फैसला ले लिया था। तो इस बात का जो है ये आज की जो अपडेट है उसमें सबूत आपको मिलेगा। ये वीडियो जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक की जाएगी, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आईएमएफ फ्रॉड केस के बारे में बहुत ही बड़ा अपडेट है, विथ एविडेंस, विथ प्रूफ, सब कुछ। पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फरहान रशीद के चैनल में आईएमए के अपडेट ज्यादातर नहीं आया करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, आईएमए के अपडेट्स कर्नाटका सियासत.com के यूट्यूब चैनल में ही आया करेगा। आईएमए के अपडेट्स वीकली वंस आएगा, इसीलिए आप लोगों से बता रहा हूं कि कर्नाटका सियासत.com को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शायद आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के लिए मैंने कमेंट बॉक्स में उसकी डिस्क्रिप्शन की लिंक दे दिया है। पहले कर्नाटका सियासत.com को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फरहान रशीद के चैनल में भी आईएमए के अपडेट्स आएंगे, लेकिन जो मेन क्रिटिकल अपडेट्स है वो आएंगे, और जो बाकी के जो अपडेट्स है, रेगुलर वीकली अपडेट्स हैं, वो कर्नाटका सियासत.com में ही आया करेगा इसके बाद से। ये पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। चलिए अभी सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को सीधे जो है अपडेट्स की तरफ लेके चलता हूं। वो आईएमए फ्रॉड केस का जो केस है उसके बारे में आप लोगों को जो है मैं बताना चाहता हूं, वो चीज मैं आप लोगों के सामने पहले रखता हूं। ठीक है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये है आपके सामने। एक सेकेंड, मेरा कुछ इधर, या राइट। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के सामने जो है वो केस की अपडेट आपको बताने जा रहा हूं। ये है फार्मा शिवाजीनगर एमएलए की के ऊपर जो 400 करोड़ का जो चोर मंसूर खान ने जो इल्जाम लगाया था, और उसके बाद इल्जाम लगाने के बाद जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये फार्मा शिवाजीनगर एमएलए के प्रॉपर्टीज को जो है सीज किया था। और सीज करने के बाद जो है उसको प्रॉपर्टी को नीलामी करने के लिए, उसको बेचने के लिए कोर्ट से जब जो है परमिशन मांगने के लिए गए थे, तो उस समय जो अड़चने आई वो ये है कि फार्मा शिवाजीनगर एमएलए जो है बहुत ही शातिर किस्म के इंसान है, और वो जो है कोर्ट में जाके अच्छे से अच्छे एडवोकेट्स को हायर करके जो है केस को जो है
बहुत ही स्ट्रांग अपने तरफ खींच लिया। और वो कोर्ट के केस में क्या फैसला हुआ, बहुत सारे लोग जो है शायद ऑलरेडी जान चुके हैं कि क्या हुआ फार्मा शिवाजीनगर एमएलए के प्रॉपर्टीज और 400 करोड़ रिकवरी करने में क्या आईएमए के इन्वेस्टर्स कामयाब है या नहीं है। ये थोड़े बहुत लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है उन लोगों के लिए ये खास अपडेट जो है देखेगा जरूर। इसमें 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको जो है बहुत सारी चीजें जो है मालूमात हासिल होंगी। हाँ, ये बात जरूर है, फार्मा शिवाजीनगर एमएलए जो है बेकसूर साबित अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज फार्मा शिवाजीनगर के एमएलए के जो प्रॉपर्टीज को जो सीज करके बेचने के लिए जो कोशिश की गई थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, वो कोशिश जो है नाकामयाब रही। वो नाकामयाब क्यों रही हुई, वो एक ही रीजन है, वो हमारी बेवकूफी की वजह से। जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सही काम कर रहा था, जब तक फरहान रशीद के अपडेट आ रहे थे, जब तक फरहान रशीद हक की लड़ाई लड़ रहा था, ट्विटर पे आवाज उठा रहा था, आप लोगों को आवाज उठाने के लिए बोल रहा था, जो जो चीजें तरीके नुस्खे बता रहा था, तब तक जो है केस सही रुख पर मुड़ रही थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसे लोग आए आपके रहनुमा बन के कि फरहान रशीद गलत है, मेरे पास आओ, मैं लॉयर रखूंगा, मैं वो रखूंगा, मैं फलाना रखूंगा, मैं ढिमकाना रखूंगा। आप लोगों का नुकसान होना शुरू हो गया। जिस दिन आप जो है फरहान रशीद को छोड़ के किसी और के ऊपर भरोसा करने चले गए, फरहान रशीद पीछे हट गया। जब फरहान रशीद पीछे हट गया तो आज का रिजल्ट आप लोगों के सामने बता रहा हूं। मैं नाम किसी का नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि नाम जो है बताने से क्या होता है कि ये लोग इतने शातिर थे कि मेरे पे ही केस ठोक देंगे। आप लोगों को पता है कि आपका दुश्मन कौन है, इशारे इशारे में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एडवोकेट रख के क्या फायदा है मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो हमारे लिए, आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए काम करती है। हमें कोई लॉयर की जरूरत नहीं है, कोई एडवोकेट की जरूरत नहीं है। पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमें एडवोकेट की जरूरत है, लेकिन बात बात जब केस जो है हर्षा गुप्ता जी के लीडरशिप में जो है आईएएस ऑफिसर केस अच्छा चल रहा था और एक एडवोकेट जो है हमें गवर्नमेंट से फ्री में मिला हुआ था, वो एडवोकेट अच्छा काम कर रहा है बोल के मैंने जब बताया था, उसके बाद मैं जो है मुझे समझ में आ गया था, तो मैं आप लोगों को वीडियो में बताया भी था कि हमें कोई एडवोकेट की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा दूसरे चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो है इसके बावजूद भी एक थर्ड फ्रंट आया, एक थर्ड फ्रंट की टीम आई, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बन गए, सब कुछ हुआ और बोला गया, आप लोगों को गुमराह किया गया कि मैं एडवोकेट रखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं ढिमकाना करूंगा, मैं आपको पैसा दिलाऊंगा, ये करके आप लोग जो है पलट गए और उस थर्ड फ्रंट की टीम में आप लोग शामिल होने लगे, फरहान रशीद को ही बदनाम करने लगे। उसका नतीजा ये है कि वो एडवोकेट रखे या नहीं रखे वो आज तक किसी को नहीं पता है। वो एडवोकेट क्या कर रहा है वो किसी को नहीं पता है। हालांकि वो जरूरत नहीं थी एडवोकेट रखने की, अगर उन्होंने रखा भी है तो वो किस लिए रखा है वो अल्लाह मालिक बेहतर जानता है। लेकिन अब इस बात का सबूत यह है कि एडवोकेट ने किया क्या। गवर्नमेंट के एडवोकेट इस केस में भी, ये रोशन बेग का जो फार्मा शिवाजीनगर एमएलए का जो केस है, जो स्पेशल कोर्ट में चल रहा था 400 करोड़ के मामले में, जो चोर मंसूर खान ने जो एलिगेशंस लगाए थे फार्मा शिवाजीनगर एमएलए के ऊपर कि 400 करोड़ रुपए की बिरयानी खाई बोल के, वो बिरयानी का जो केस था, वो केस की सुनवाई जो है फाइनली डिस्पोज ऑफ हो गई है और वो जो है फार्मा शिवाजीनगर एमएलए के फेवर में आया है। वो आया है तो क्यों आया है, वो इसलिए क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे जो दबाव लगना चाहिए था वो दबाव जो है पीछे हो गया, वो दबाव लगना पीछे लग गया, वो दबाव हम डालना छोड़ दिए। जो तरीके हम पहले उठा रहे थे वो तरीके हमने छोड़ दिए, किसी और के बातों में आके किसी एडवोकेट के पीछे जो है क्यों में लग गए। जिस एडवोकेट के पीछे, जिस एडवोकेट को प्रेशर डालना था, जिस एडवोकेट से प्रेशर हमें दूसरे तरीके से सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे बहुत सारे तरीके थे उन तरीकों से करना चाहिए था, वो छोड़ के किसी जो हमें कोई मायने नहीं रखता है, जिससे कोई फायदा नहीं है, उस एडवोकेट के पीछे फॉलोअप करने लगे। उसका नतीजा यह है कि केस का जो है फॉलोअप नहीं हुआ और आखिर में जो है बराबर वक्त का नजाकियत को समझ के, टाइम देख के, टाइम पर जो है केस जो है बाजी मार गया फार्मा शिवाजीनगर एमएलए। अब वो ये देखिए, ये कोर्ट की केस की अपडेट है, 7 जनवरी 2023 की अपडेट है।
3 दिन के बाद मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कौन कौन क्या क्या अपडेट देता है, क्या क्या बोल रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद ये केस नंबर है मिस्क नंबर 724/2022। 2022 में जो है फार्मा शिवाजी नगर एमएलए के ऊपर जो है केस दर्ज किया गया था प्रॉपर्टीज के बारे में। The IMA competent authority, the competent authority for IMA and other scam cases, third floor, Mini VV Tower, Podium Block, Dr. Ambedkar Vidhi, Bengaluru 560001, represented by its competent authority and special officer Shri Amlan आदित्य विश्वास करके हैं। ये एज अबाउट 53 ईयर्स, बेंगलुरु। ये हर्षा गुप्ता जी के रिप्लेसमेंट है, ये नए ऑफिसर जो है श्री अमलान आदित्य विश्वास करके। तो इन्होंने जो है केस डाला था श्री आर रोशन बेग के ऊपर। ये जो है एज्ड अबाउट 66 ईयर्स, रेसिडेंस ऑफ नंबर 3 क्लेवेले रोड, बेंगलुरु 563005। और आई मॉनिटरी एडवाइजरी के ऊपर, आईएमए के ऊपर मंसूर खान के ऊपर जो है मोहम्मद मंसूर खान और सन ऑफ आबिद अली खान, ये एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब सारी चीजें जो है ये देखिए यहाँ पे। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द पिटिशन 6/6/2022, नेचर ऑफ पिटिशन मेकिंग इंटरिम ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट एब्सोल्यूट, डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ 29/7/2022। ओके, 6/6/2022 को ये केस जो है दर्ज हुआ था। उसके बाद हियरिंग स्टार्ट हुई 29/7/2022। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हुआ, डेट ऑफ विच द ऑर्डर इज प्रोनाउंस्ड 7/1/2023, और 7 जनवरी 2023 को जो है कोर्ट की फाइनल हियरिंग हुई थी। तो यहाँ पे ऑर्डर है the petitioner being the special officer and competent authority for I monetary advisory, in short IMA, and its group entities filed the petition under section 5 of 2 of Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act 2004, hereinafter referred to as the Act in short, seeking to further order of attachment absolute in respect of petition scheduled properties pursuant to the interim order of attachment passed by the government wide notification bearing number RD 46 GRC 2020 Bengaluru dated 6/7/2021. Factual background of the petition are as under. The Regional Commissioner Bengaluru Division Bengaluru is appointed as the competent authority in respect of the respondent number 2 IMA and its group entities by government under section 5 of 1 of Act by notification blah 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 blah। ये उनका अपॉइंटमेंट हुआ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, ये सारी चीजें इट इज फर्दर केस ऑफ द पिटिशन करके। तो यहाँ पे हुआ यह है कि ये पूरा डिटेल आप देख सकते हैं हर चीज का जो है। द रेस्पोंडेंट नंबर 1 हैज प्लेड ए क्लैंडेस्टाइन रोल इन लेंडिंग credence as well as in providing protection to the fraudulent business affairs of the respondent number 2 and 3 by virtue of his official position as an elected representative of the chief area of operation of the respondent number 2, and in turn he had derived monetary benefits for his personal business and potential purposes. The respondent number 1 had played an active role in assisting respondent number 3 with affairs of the respondent number 2. मोटा मोटा कहने की बात यह है कि चोर मंसूर खान ने फार्मा शिवाजी नगर एमएलए के पॉलिटिकल और क्योंकि वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, वो एक शिवाजी नगर हल्के के एमएलए थे, उनका साथ लेके उनके साथ मिलके जो है बहुत सारी चीज जो है बिजनेस डीलिंग्स हुए हैं। और ये चीजें होने के बाद जो है वो 400 करोड़ का जो है सिर्फ जबानी इल्जामात लगाए हुए फार्मा शिवाजी नगर एमएलए, लेकिन सॉलिड प्रूफ जो है 400 करोड़ के बारे में चोर मंसूर खान ने कोर्ट को नहीं दिया है। ये एक तरफ का है। मैं केस के बारे में आगे पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों। देखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहली बात वो दिन को याद करिए जब हमारा पहला प्रोटेस्ट हुआ था, तो आप लोग आवाज उठा रहे थे रोशन बेग फार्मा शिवाजी नगर एमएलए के खिलाफ। मैंने उसी दिन आप लोगों को बता दिया था अगर हम लड़ाई लड़ेंगे रोशन बेग के खिलाफ या फार्मा शिवाजी नगर एमएलए के खिलाफ, हम लोग केस कभी नहीं जीतेंगे। 400 करोड़ की दूर की बात, हम 1 रुपए भी हमें नहीं मिलेगा।
ये बात मैं उसी दिन कह दिया था। आईएमए ज्वेलर्स जो शोरूम है उसके सामने जो हमने प्रोटेस्ट किया था, उस दिन एक वीडियो रिलीज हुआ था चोर मंसूर खान का दुबई से। वो दुबई से अभी इंडिया नहीं लाया गया था, उसको अरेस्ट नहीं किया गया था। उस टाइम पे हमने एक प्रोटेस्ट की थी, वो दिन को याद करिए। उस दिन मैंने ये चीज क्लियर कर बोल दिया था, अगर हम लोग फार्मर शिवाजी नगर एमएलए या रोशन बेग को सवाल करेंगे तो हमें कोई हक नहीं बनता, हम कभी केस नहीं जीत सकते। और वही हुआ है। अब ये 400 करोड़ रुपए वाकई में चोर मंसूर खान ने दिए हैं या नहीं दिए हैं, वो डिबेट करने का नहीं है। उसने दिए हैं, दिए होंगे, लेकिन दिए होंगे तो भी उस बात का सबूत क्या है हमारे पास? और क्या आईएमए के इन्वेस्टर्स को रोशन बेग से पूछने का यह हक है, या क्या वो प्रूव कर सकते कोर्ट में कि रोशन बेग ने 400 करोड़ रुपए खाए हैं? नहीं कर सक रहे, ना कर सकेंगे, क्योंकि आईएमए के इन्वेस्टरों ने सबसे पहली बात तो यह है कि पैसा जो दिया था वो चोर मंसूर खान आईएमए के कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट किया था। और ऑन पेपर आईएमए या चोर मंसूर खान के साथ आर रोशन बेग यानी कि फार्मर शिवाजी नगर एमएलए का कहीं पर भी नाम जो है पेपर में नहीं है। पेपर में कहीं पर भी नहीं है। जो आपने जो पैसे दिए हैं वो सिर्फ चोर मंसूर खान के कंपनी के अकाउंट में डाले हैं। और चोर मंसूर खान ने जो 400 करोड़ रुपए देने का वादा कर रहा है, जो दावा कर रहा है, इस वादा नहीं सॉरी दावा कर रहा है कि आर रोशन बेग फार्मर शिवाजी नगर एमएलए को दिए हैं, उसके बाद का भी कोई सबूत नहीं है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि उसने नहीं दिए हैं, अरे दिए होंगे भाई, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका प्रूफ क्या है, उसका एविडेंस क्या है, बात यहां पर आती है। तो अगर हम लोग जो है फार्मर शिवाजी नगर एमएलए या सियासत लीडर के पीछे भागेंगे तो हमारा पैसा रिकवर नहीं होता। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमें चोर मंसूर खान को पकड़ना है, क्योंकि उसको हमने पैसे दिए थे, उसको लेकर आओ, उसको पकड़ के लाओ, तो उसको अरेस्ट करके लेके आए इंडिया। हालांकि अभी 1000 करोड़ तक का चाहे कोई कुछ भी कह ले, कोई कहता है 450 करोड़ के प्रॉपर्टीज जब्त हुए हैं सिर्फ, बाकी का कुछ नहीं हुआ, उसकी वैल्यूएशन 450 करोड़ ही है, फलाना फलाना, कुछ लोग बोलते हैं 475 करोड़ ही हैं, ऐसा कुछ फलाना, बहुत सारी स्टोरियां बोलते हैं। लेकिन हकीकत में अप टू 1000 करोड़, 1000 करोड़ तक का चोर मंसूर खान के पास रिकवरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी किया है। अब हो सकता है कि उसमें अंदर कुछ रिकवरी करने के बाद घोटाला हो रहा होगा, वो बात अलग है, लेकिन फैक्ट ये है कि अप टू 1000 करोड़ ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने चोर मंसूर खान के प्रॉपर्टीज को जब्त करके रिकवरी भी किया। उसका ऑक्शन का ऑर्डर भी कोर्ट ने जो है दे दिया है कि इसको ऑक्शन किया जाए। वो बात अलग है कि चोर मंसूर खान ने खुद के पर्सनल प्रॉपर्टीज को नहीं बेचना बोल के केस तो वापस कोर्ट में जो है अपील किया है, उसको अपोज तो किया है, वो बात अलग है। लेकिन ओवरऑल बोटअप कहने की बात यह है कि ऑलरेडी एक तरफ चोर मंसूर खान आईएमए और आईएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज और एम्प्लॉयज के जो व्हीकल्स थे, जो आईएमए के कंपनी के अकाउंट से जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसके थ्रू जो है लिंक के वजह से जो है जो प्रॉपर्टीज खरीदे गए या व्हीकल्स खरीदे गए, मूवेबल एसेट्स या इमूवेबल एसेट्स, तमाम चीजें जो है ऑक्शन का ऑर्डर आ चुका है। यहां पे हम लोग एक तरफ सेफ हो गए, मतलब जहां पे 1 रुपए भी नहीं मिलने वाला था, 1 रुपए भी, क्योंकि हम लोग जो है पहले जो गलती कर रहे थे, चाहे वो एम्बिडेंट के बारे में हो या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में। अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम इसलिए ला रहा हूं क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में क्या हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी के पीछे जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर्स जो है पड़ रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बंद हो गई, चोर जो है असदुद्दीन ओवैसी है। ये इसके वजह से जो है केस जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फेवर में आज तक नहीं आया है, आज तक नहीं आया है। वही बात अगर आप कहेंगे आईएमए के केस में, कम से कम थोड़ा एक 10,000 आईएमए के इन्वेस्टरों को थोड़ा पैसा तो मिल गया है। बहुत सारे आईएमए के इन्वेस्टरों को पैसा भी मिलेगा, जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, क्योंकि 1000 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज चोर मंसूर खान की और चोर मंसूर खान की कंपनी आईएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑलरेडी सीज हो चुके हैं, वो हमारे फेवर में ऑलरेडी आ चुका है।
वो चोर मंसूर खान उसमें कभी भी नहीं जीत सकता। हाँ, हमें एक्टिव जरूर रहना है, हमें ये दिखाना है गवर्नमेंट एजेंसीज को कि हम अभी भी जाग रहे हैं, हम इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो तब जब तक हम इनके ऊपर नजर रखेंगे तब तक ये लोग हमारे पैसे को जो है कुछ गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे पैसे हमें जरूर मिलेंगे। अब बात ये आती है, अगर उस समय हम लोग आईएमए चोर मंसूर खान के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, अगर उसको अरेस्ट नहीं करवाते, उसके खिलाफ केस नहीं दर्ज करवाते, तो आज ये 1,000 करोड़ रुपए भी हमें जो है, हालांकि हमारे अकाउंट में नहीं आए, लेकिन ये रिकवर नहीं होते। अब रही बात फार्मा शिवाजी नगर एमएलए आर रोशन बेग की। अब आर रोशन बेग की बात ये, उस समय अगर हम चोर मंसूर खान को चोर नहीं समझ के अगर हम रोशन बेग के पीछे पड़ते, तो आज जो आया है फैसला, उस फैसले से आपको ना रोशन बेग की प्रॉपर्टीज से पैसे मिलते, ना चोर मंसूर खान की प्रॉपर्टीज से पैसे मिलते, क्योंकि वो आराम से दुबई में रहता, वो अरेस्ट नहीं होता, वो वहीं पे जो है अपने जो काम करना है कर लेता। उसको इतने साल देखिए, अभी वो आर रोशन बेग की प्रॉपर्टीज के बारे में, वो आर रोशन बेग के फेवर में केस आज इस साल में हुआ है 2023 में। केस 2019 का था, 2019 का केस 2022 में जो है उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। 2022 से 23 तक केस चला और 23 में जो है फाइनल हियरिंग आई और आर रोशन बेग के हक में हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो है बेकसूर है, क्योंकि वो आगे आता हूं। इस कोर्ट भी कह रही है कि आर रोशन बेग का इन्वॉल्वमेंट आईएमए में जरूर था। कोर्ट ये नहीं कह रही है कि वो बेकसूर है, ये नहीं कह रही है। कोर्ट ने सिर्फ प्रॉपर्टीज को आर रोशन बेग के फेवर में किया है, आईएमए के इन्वेस्टर के फेवर्स में नहीं किया। वो क्यों किया वो मैं आगे बताता हूं, लेकिन ये बात मेरी आप पूरी की तरह पूरी जो है समझने की कोशिश करिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि प्रॉपर्टीज जो है, आज जो फैसला हुआ है रोशन बेग के हक में, अगर ये हम लोग चोर मंसूर खान को अगर नहीं अरेस्ट करवाते और चोर मंसूर खान के प्रॉपर्टीज और आईएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग जो है सीज नहीं करवाते, तो हमारे जो है पैसे पूरे के पूरे डूबने वाले थे। क्योंकि आज के अपडेट से ये समझ में आया कि आर रोशन बेग के प्रॉपर्टीज जो है जो सीज हुए थे वो रिलीज हो गए, वो आर रोशन बेग के फेवर में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी गलती की वजह से ना आईएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज, ना चोर मंसूर खान के प्रॉपर्टीज, ना आर रोशन बेग के प्रॉपर्टीज हमारे फेवर में आते, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ आर रोशन बेग के फेवर में था, अगेंस्ट में था, और हमारा फोकस जो है आईएमए के चोर मंसूर खान के ऊपर नहीं था। लेकिन मैंने इन चीजों को पहले ही परख के आप लोगों को अलर्ट करके आप लोगों को जो है चोर मंसूर खान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जब मैंने आपको मजबूर किया, जब ये आप लोगों के थ्रू जो है प्रोटेस्ट करवाया, तब जाके चोर मंसूर खान अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद 1,000 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज जो है वो जब्त हुई। जब्त होने के बाद जो है ऑक्शन के लिए ऑर्डर्स आए हैं, ऑक्शन करके आईएमए के इन्वेस्टरों को पैसा देने के लिए ऑर्डर जो है बहुत पहले ही कोर्ट ने पास कर दिया है। अब बात यह है कि प्रॉपर्टीज अभी तक बिकी नहीं है, यही रीजन है कि आईएमए के इन्वेस्टरों को अभी तक वो 1,000 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। वो बात अलग है, आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे, हमें फॉलोअप करना जरूरी है। अब जो है आर रोशन बेग के खिलाफ जो आवाज उठाना है या नहीं उठाना है वो आपके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है पिछले 6 महीने से जो है फॉलोअप नहीं किए। फॉलोअप क्यों नहीं किए? क्योंकि एक शख्स था जो फॉलोअप ठीक से कर रहा था, अब आप लोगों को अपडेट दे रहा था, आगाह कर रहा था कि यहाँ 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 ये चल रहा है, यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप लोग थोड़ा सा इस पे नजर रखिए। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये चीज पता थी कि एक चैनल है जो आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए लगातार जो है कवरेज दे रहा है और इनके ऊपर नजर रखा हुआ है। जब से मैंने ये केस के फॉलोअप छोड़ दिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी जो है ढीली हो गई। ढीली होने की वजह से आज जो है ये तो वैसे आज नहीं तो कल और 2 साल के बाद तो आर रोशन बेग के फेवर में ही केस होने वाला था, क्योंकि चोर मंसूर खान के पास उसने अगर 400 करोड़ रुपए दिए भी हैं आर रोशन बेग को, फार्मा शिवाजी नगर एमएलए को, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। यही वजह है कि ये फेवर जो आर रोशन बेग
फार्मा शिवाजीनगर एमएलए और फार्मा शिवाजीनगर एमएलए के फैमिली के फेवर में तमाम प्रॉपर्टीज रिलीज हो चुके हैं। अब बात यह है कि क्या फार्मा शिवाजीनगर एमएलए गिल्टी थे या नहीं थे, बात दरअसल जो है वहां पर आती है। उसके बारे में हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे केस जो है स्पेशल कोर्ट केस नंबर जो है 1055/2019 जो है, ये भी केस जो है दर्ज हुआ है आर रोशन बेग फार्मा शिवाजी नगर के ऊपर। 69,000 claim applications for an amount of around rupees 2,600 crores have been received from the depositors of the respondent number 2, whereas the available attached assets are around 400 to 450 crores only करके जो बोल रहे हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू 1000 करोड़ तक की बनती है। ये मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू जो है गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी बिकेगी 450 करोड़ में, हम लोगों को घंटा मिलेगा। 1000 करोड़ तक की रिकवरी तो हुई है, ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो ये सारी चीजों का हमें जो है थोड़ा गौर करना चाहिए। उसके बाद बहुत सारा जो है हिस्ट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हिस्ट्री आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी जो है एविडेंस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रोशन बेग के खिलाफ डाला, और रोशन बेग ने जो है पलट कर वार किया अपने अच्छे से अच्छे शातिर्द एडवोकेट्स को रख के। यहाँ पे एक चीज है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये पैराग्राफ, ये देखिए, ये पैराग्राफ मैं आपको बता देता हूँ। Registration of criminal case in crime number 73/2019 with regard to the illegal acts of the respondent number 2 and 3 and associated persons, filing of the charge sheet, registration of special CC number 1055/2019 है, ये थोड़ा spelling mistake है, on the file of so and so at Bengaluru, and respondent number 1 is the accused number 29, that is R Roshan Beg Pharma Shivajinagar MLA in the said case, and same is pending for consideration। ठीक है। The respondent number 1 was the elected representative MLA from Shivajinagar constituency for number of times, and he was the Minister for Infrastructure Development, Information and Public Relations and Hajj in the government। तो बहुत सारे पोर्टफोलियोज थे फार्मा शिवाजीनगर एमएलए आर रोशन बेग के। The respondent number 1 and his wife are running MS Danish Publication Private Limited, and the said Private Limited was publishing the सियासत डायली उर्दू न्यूज़पेपर। एक सियासत डायली करके एक उर्दू न्यूज़पेपर जो है वो आर रोशन बेग की दानिश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे जो है कंपनी है, वो जो है maintained current account with MS Jammu and Kashmir Bank in the name of Siyasat Daily. The business of the said Siyasat Daily newspaper was transferred to MSIM May Publications Private Limited। मतलब जो है ये सियासत डायली जो न्यूज़पेपर है, उर्दू की न्यूज़पेपर है, वो IMA को जो है आर रोशन बेग ने जो है ट्रांसफर कर दिया था। मतलब इसका मतलब यह है कि कंपनी जो है इसको बेच दिया था मंसूर खान को। The respondent number 1 had given standing instructions to MS Jammu and Kashmir Bank to transfer the amount to MS IMA Publications Private Limited from the account of Siyasat Daily newspaper, and in this regard the petitioner has produced the letter given by the respondent number 1 to the said bank as per XP2। ये जो है respondent number 1 has produced 8 documents as per XR1 to XR8, that is the letter dated 11/8/2022 issued by the Electoral Roll Registration Officer, statement of the accounts relating to his bank accounts, consolidated account statement issued by the NSTL government, copy of the IT return submitted him for the year 2008 2009 to 2021-22 with certificate under section 65B(4) of Evidence Act। These documents are not in dispute। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स पूरा एविडेंस दिया है। सियासत डेली करके न्यूज़पेपर जो है वो चोर मंसूर खान IMA पब्लिकेशंस के नाम पे चला हुआ था, लेकिन उसकी एक्चुअल ओरिजिनल कंपनी जो है दानिश पब्लिकेशंस थी, जो आर रोशन बेग के फैमिली के नाम पे कंपनी जो है चल रही थी। इसके वजह से जो है आर रोशन बेग और जो है चोर मंसूर खान का बिजनेस डीलिंग्स था, वो जो है प्रूफ होता है, वो एविडेंस होता है। ये एक एविडेंस जो है प्रूफ हुआ है और इसको कोर्ट भी मानती है। विद द अबव मतलब ये है कि चोर मंसूर खान
और आर रोशन बेग का जो के ऊपर जो इल्जाम लगा है वो हटा नहीं है। वो कोर्ट आज भी कहती है कि ये लोग गुनहगार हैं। पैसे तो जो है आर रोशन बेग के जो प्रॉपर्टीज को जो है सीज करके उसको लिक्विडेट करके बेच के पब्लिक को दे देने का ऑर्डर जो आना था वो हमारे फेवर में क्यों नहीं आया है, उसका रीजन अलग है। ना कि आर रोशन बेग जो है बेगुना साबित हुआ है, ये आप लोग जो है अब वो बेगुना है नहीं है वो वक्त ही बताएगा। कोर्ट का फैसला उस केस में नहीं आया है अभी तक। बट प्रॉपर्टीज जो है आर रोशन बेग के पास जो है पैसे जो है रिकवरी करना इम्पॉसिबल है। वो उसके पीछे रीजंस में जो है आगे पढ़कर सुनाता हूं। विद द above undisputed facts, the contentions of the competent authority and the respondent number one are analyzed, it is clear the attached notification that the government, after considering the report of the special officer at the competent authority of IMA, that is the petitioner, and charge sheet submitted by the CBI, has come to the conclusion that the respondent number one has played a key role. ये देखिए, competent authority of IMA, that is the petitioner, and the charge sheet submitted by the CBI has come to the conclusion that the respondent number one, यानी कि respondent number one मतलब Pharma Shivajinagar MLA R. Roshan Beg has played a key role in utilizing his public office and goodwill to promote the business activities of the IMA group as well, and as well as in return getting the financial benefits in the group, and thereby had played a role clandestinely as the promoter and the beneficiary of the IMA group by investing in the form of a sweat equity rather than बीइंग ए फॉर्मल प्रमोटर। मतलब ऑन पेपर प्रमोटर नहीं था, ऑन पेपर कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वॉल्वमेंट आर रोशन बेग का आईएमए के ग्रुप ऑफ कंपनीज और चोर मंसूर खान के साथ था। ये कोर्ट जो है आज भी मानती है। ये कोर्ट जो है आर रोशन बेग के फेवर में प्रॉपर्टीज जो है करने के बावजूद ये कहती है कि ये बात सच है, इस बात को झुटला नहीं जा सकता कि कुछ ना कुछ जो है आर रोशन बेग फार्मा शिवाजी नगर एमएलए के साथ रिलेशन था आईएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक चोर मंसूर खान का। ये फैक्ट आज भी कोर्ट जो है मानती है। ये देखिए, rather than being a formal promoter who invest equity in the form of money, and hence the government was pleased to attach the petition scheduled property. Thus, on going through the attached notification, it is clear that the government has pleased to attach the petition scheduled property on the ground that the respondent one, by utilizing his public office and goodwill, played a major role to promote the business activities of the IMA group of companies groups, and in turn got the financial benefit from IMA group, and thereby played the role of promoter and beneficiary of the IMA group clandestinely without investing any amount. In the petition, the petitioner has contended that the respondent number one had played a clandestine role in lending credence as well as in providing protection to the fraudulent business affairs of the respondent number 2 and 3 by virtue of his official position as an elected representative of the chief area of the operation of respondent number 2, and in turn derived the monetary benefits for his personal business and political purpose. पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी आईएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज को यूटिलाइजेशन किया है फार्मा शिवाजी नगर एमएलए करके कोर्ट जो है ये कह रहा है। इट इज ऑल्सो specifically stated that respondent number one had played an active role in assisting the respondent number 3 with the affairs of the respondent number 2, and also promoting the business of the respondent number 2, and hence the respondent number 1 is to be treated as the person involved and connected with the affairs of the respondent number 2, and thereby he comes under the category of the persons defined under the section 3 of 2 of the act. Personal properties could be attached. Therefore, on going through the government notification and petition amendments, it appears that the petition scheduled property was attached by the government by considering the respondent number 1 as the person of the financial establishment. तो ये फलाना जो है केस जो है क्यों प्रॉपर्टी को सीज करना है, पब्लिक को क्यों पैसा दे देना है, आर रोशन बेग के प्रॉपर्टीज को सीज करके क्यों बेचना है, ये सारी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अच्छे से पॉइंट्स रेज किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो पॉइंट्स है वो हमारे फेवर में नहीं आए। उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। कोर्ट अभी भी जो है मानती है कि कहीं ना कहीं आर रोशन बेग का जो है इन्वॉल्वमेंट इस केस में है, बट वो कहती ये है मैं बताता हूं कोर्ट जो है क्या कहती है। एक सेकेंड।
नीचे चलता हूं मैं, ये ऊपर, ये देखिए, या क्या रीजन है, मैं वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। 1 सेकेंड है, इसको मैं पूरा पैराग्राफ ओपन कर लेता हूँ। Quote, the petition filed by the petitioner is within the time and as the petition was filed on the last day of the limitation extended by the is opposite। ये कोर्ट जो है केस को जो है एडमिट करती है कि ये जो है इसके ऊपर गौर करना चाहिए। At this stage this court is being guided by ruling led by the learned counsel for respondent number 1 in this regard। However, on going through the said ruling, this court found that the findings given in Prakash corporate case support the version of the petitioner with regard to the limitation is concerned and that will not help the case। ये कहानी से केस को जो है आर रोशन बेग के खिलाफ कोई केस जो है नहीं बनता है। कहीं पर भी हो सॉलिड एविडेंस नहीं है, सॉलिड प्रूफ ऑन पेपर नहीं है। Case of the respondent number 1 in this regard, so far as the judgment reported in 2020 SCC on line SC29 is concerned, it deals with the provisions of section 167 of 2 of the CRPC and right of default bail when the limitation extended by the Honorable Apex Court. In the said decision, the Honorable Apex Court has held that the extension of the limitation are applicable a matter of filing of the charge sheet and thereby the accused was granted with default bail, but that said decision is not all applicable to the facts of the present case as no personal liberty is involved in the present case। The decision of the Prakash corporate case clearly clarified that the matter again on meticulous reading of the said judgment there remains no doubt that the extension of limitation order by the apex court is also applicable to the instant petition। Since the extended petition is उसके बाद ये फलाना the ruling of the मद्रास कोर्ट, ये हिस्ट्री हमें क्यों चाहिए, मेन पॉइंट पे आते हैं। हाँ, thus considering all these aspects in the light of the order passed by Honorable Apex Court extending this court is of the firm view that the petition is filed in time and contention of the respondent number 1 in this regard can't be accepted। मतलब रोशन बेग को जो है उसने बोला था केस मेरे ऊपर नहीं बनता है, तो उस कोर्ट ने कहा कि नहीं केस तो सही बना है, केस तो जो है ऑन टाइम फाइल किया गया है, वो सारी जो है आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के फेवर में यानी कि आईएमए के इन्वेस्टर के फेवर में हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी पॉइंट है, केस में फार्मा शिवाजी नगर एमएलए आर रोशन बेग के प्रॉपर्टीज क्यों आईएमए के इन्वेस्टर्स के फेवर में नहीं हुए, वो पॉइंट मैं आपको निकाल के दिस कोर्ट इज also being guided by the relayed decision of the Honorable Court Bombay so and so, but the facts of the present petition on hand and the facts of the said relayed case are found to be totally different and the said decision can't be made applicable to the facts of the present case in any angle। प्रॉपर्टीज के बारे में जो है दूसरी चीजें जो है वो इन्वॉल्वमेंट था चोर मंसूर खान का, आर रोशन बेग के जो है बिजनेस डीलिंग्स थे, सियासत डायली न्यूज़पेपर का एविडेंस है, ये सारी चीजें हैं वो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज के मामले में ये जो है थोड़ा सा कोर्ट जो है फैक्ट्स ऑफ एविडेंस के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। तो थस फॉर द रीजंस डिस्कस्ड अबाउट द कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड opinion that the interim order of attachment passed by the government attaching the petition scheduled property is not in consonance with the requirements of section 3 of the act and thereby bad in the eye of law। The explanation filed on behalf of the respondent number 1 is found to be sustainable and acceptable one when the respondent number 1 has shown acceptable cause as to why the interim order of the attachment of the petition scheduled property should not be made absolute, the petitioner is not entitled for relief sought for in the petition। Hence point number 1 is required to be answered in the affirmative and point number 2 in the negative and answered accordingly। तो इस वजह से जो है ये क्या हुआ कि डायरेक्टली ऑन पेपर जो है आर रोशन बेग इन्वॉल्वमेंट है करके कहीं पे भी एविडेंस नहीं है। ना आप आईएमए के इन्वेस्टर्स जो है आर रोशन बेग या आर रोशन बेग की कोई भी कंपनीज में अपने पैसे डाले थे,
ना ही चोर मंसूर खान ने ऑन पेपर जो है आर रोशन बेग के कंपनी के अकाउंट्स या उनके किसी भी फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में पैसे जमा किए हैं। अगर डीलिंग्स हुए भी हैं तो वो कैश डीलिंग हुए होंगे, लेकिन ऑन पेपर या ऑनलाइन मनी ट्रांसफर या चेक के थ्रू या ऐसे कुछ एविडेंसेस या बॉन्ड्स के थ्रू या किसी और चीजों के थ्रू जो है कहीं से भी एविडेंस जो है कोर्ट के सामने जो है प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। यही एक बात है जिसके वजह से आज जो है आईएमए के इन्वेस्टर्स के फेवर में ये 400 करोड़ का जो मामला है वो नहीं आया है, वो उनके फेवर में नहीं हुआ है। बट एक बात है, शुक्र इस बात का है कि कम से कम जो मेन चोर है, चोर मंसूर खान जो है, उसके प्रॉपर्टी सीज हो चुके हैं, वो हमारे फेवर में उसको ऑक्शन करके बेचने का फैसला लिया गया है। रही बात फार्मा शिवाजी नगर एमएलए, अगर वो जो है कसूरवार है, अगर वो आपका गुनहगार है, उसको तो अल्लाह के तरफ से मार पड़ेगी ही। और दूसरी बात हमारे पास कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से शायद हम कभी भी इस चीज में जो है जीत नहीं सकते। इसका मतलब मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि आप हार मान जाओ, अभी भी आप आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठाइए जरूर। आपको अगर लगता है कि आवाज उठाना चाहिए तो आवाज जरूर उठाइए, आवाज उठाते रहिए। विदाउट एविडेंस, विदाउट कोई सॉलिड प्रूफ हम कितना भी आवाज उठाएं, हम कभी नहीं जीत सकते। फिर से मैं आपको बात दोहरा रहा हूं, हमारा पैसा हमने जमा किया था चोर मंसूर खान के अकाउंट में, चोर मंसूर खान की कंपनी के अकाउंट्स में। हमने भरोसा आईएमए के ऊपर किया था, हमने भरोसा आईएमए चोर मंसूर खान के ऊपर किया था। तो हमें पूछने का हक सिर्फ आईएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज और चोर मंसूर खान को ही है, और वहीं पे ही हमारा केस स्ट्रांग होता रहेगा। तो लोगों के बातों में मत आइए। भले ही देखिए पॉलिटिकली जो है अब वो सियासत लीडर टोटली खत्म हो चुका है। आप जितना बदुआ दे सकते हैं दे सकते हैं, इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ चोर मंसूर खान के प्रॉपर्टीज और कंपनीज, आईएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितने भी जो है चाइल्ड कंपनीज हैं, वो तमाम चीजों के जो एसेट्स हैं वो आपका हक है, कानूनी तरीके से भी आपका हक उसमें मिलेगा। लेकिन जो चोर मंसूर खान कह रहा है कि 400 करोड़ रुपए ये फार्मा शिवाजी नगर एमएलए ने खा लिए हैं, डकार ले लिए हैं, वो रिकवरी करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। ये स्टेटमेंट से हो सकता है आप लोग नाराज होंगे, कोशिश करेंगे, मैं उसके लिए नहीं मना कर रहा हूं, बट इट इज इम्पॉसिबल। ये मुझे डे वन में मालूम था, डे वन में मालूम था कि इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था, डे वन से मैं आपको बोल रहा था, लोगों के बातों पे मत आइए। जिसको पैसा दिया है उसके पीछे भागिए, जिसको पैसा नहीं दिया है, अगर वो चोर है भी है, उसके पीछे भागने से आपको कोई फायदा नहीं है, आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। ये बहुत ही शातिर्द लोग हैं, चाहे वो कोई भी सियासतदान लीडर, वो कभी आपके जाल में नहीं फंसने वाले हैं। उनको अगर मार पड़नी है वो तो आखिरत में ही पड़नी वाली है। उन लोगों को जहां मार पड़नी है, दुनिया में नहीं, जहां मार पड़नी है वहीं पे। दुनिया में उनको आप उनका बाल भी कुछ उखाड़ नहीं सकते। जो भी होना है ऊपर वाले के जो है से दुआ करिए, जितनी बदुआ देना है दीजिए, वहीं से कुछ होना है तो हो सकता है, बाकी सब बेकार है। दूसरे लोग जो आपको बोलते हैं हम एडवोकेट रखे, ये किए, फलाने किए, वो फलाना, जो आपको जो डांस करवा रहे हैं, वो डांस वांस छोड़ दीजिए। जहां पे आपको अक्ल लगाना है वहां पे लगाइए, अक्ल का काम करिए, दिमाग से काम करिए। अगर उस दिन मैंने दिमाग नहीं लगाया होता, अगर मैंने आप लोगों को जो है आईएमए चोर मंसूर खान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो आज जो 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज हमारे फेवर में आई है वो भी नहीं आती। भुट्टा मिलता, गोल अंडा मिलता, इसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला था। ये हकीकत है। अभी भी मैं बता रहा हूं, आपको पैसा मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि वह हमारे फेवर में केस हुआ है।
और चोर मंसूर खान बुरी तरीके से फंसा हुआ है, भले ही वो बेल पे बाहर आके वो मजे ले रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उसके प्रॉपर्टी सीज हो के है और पूरा का पूरा खुली किताब की तरह जो है पूरे एविडेंस चोर मंसूर खान के खिलाफ साबित हो चुके हैं। इसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है। वो सिर्फ कोर्ट से जो है ऑर्डर्स आना है, ही इज एन अक्यूज्ड। अब अक्यूज जो है पक्का ये ही चोर है बोल के पूरा फाइनल फैसला होना है, लेकिन कोर्ट बार बार बोल रही है ही हैज डन अ ब्लंडर, उसने गलती की है, ये कोर्ट मानती है, उसने फ्रॉड किया ये कोर्ट मानती है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं जिसका प्रूफ हम लोग प्रूफ दे सकते हैं उसी के खिलाफ आवाज उठाओ। जिसके बैंक में पैसा आपने डाला हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाओ तो आप जीतेंगे। चाहे वो सिर्फ आईएमए के लिए नहीं कह रहा हूं, आईएमए हो, इंजाज हो, बुर्राक हो, एम्बिडेंट हो, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का हो, आला वेंचर्स हो, ये कोई भी हो, इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। जहां पे किसी का लेना देना नहीं है, ऑन पेपर की बात कर रहा हूं मैं, जबान से कोई नहीं मानने वाला। मैं बोलूंगा कि कल आप लोग चोर है आईएमए के, आप मान जाएंगे? या किसी और को मैं उठाते, भले ही कोई भी चोर हो, चोर कोई भी हो, उसका सबूत हमारे पास होना चाहिए ना, एविडेंस होना चाहिए ना। बिना फैक्ट्स बिना एविडेंस के हम किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठा सकते। हमको सब कुछ पता है, हमको पता है कि क्या हुआ है, 400 करोड़ का सच क्या है वो सबको पता है, मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कुछ कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं जो ऑन पेपर हमारे पास प्रूफ है। आपके पास प्रूफ क्या है? आपके पास प्रूफ है कि चोर मंसूर खान की कंपनी के अकाउंट में आपने पैसे डाले हैं, बस सीधी सीधी बात है। यहां पे आप हमेशा जीतेंगे, आपको पैसा रिकवरी करने से कोई भी नहीं रोकेगा, रोक नहीं सकता। हाँ, देर हो सकती है, आपको पैसे आने में देर हो सकती है, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन आपको पैसा जरूर मिलेगा। यही थी आज तक की अपडेट। अब ओवरऑल जो है आप लोगों से मैं यही बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, देखिए कोई कुछ भी कह ले, मैं आप लोगों को इतना ही बताता हूं, आप भटको मत, अपना रास्ता मत बदलो। पहले जैसे हम लोग फाइट कर रहे थे, अगर वैसे ही अगर हमें आगे बढ़ना है, रेगुलर अपडेट्स आपको देता रहूंगा। वक्त आने पर जब मुझे लगेगा कि हमें ट्विटर की सोशल मीडिया कैंपेन करना चाहिए, डिजिटल स्ट्राइक करना चाहिए, मैं जरूर करूंगा। लेकिन आप लोग जो है एक तरफ, चार जगह मत जाइए, एक तरफ हो जाइए। आप अगर एक तरफ होंगे, सारे लोग एक सही एक ही डायरेक्शन पे चलेंगे तो कामयाबी जल्दी मिलेगी। अब पैसा जो है जो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है उसको पहले अकाउंट में डालने की सोचेंगे, बाकी का बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें जो पैसा ऑलरेडी जो ऑक्शन के लिए ऑर्डर्स आया हुआ है उनके पीछे भागेंगे, उसके लिए हमें आवाज उठाना है। जो आया है, जो आ चुका है, जो हमारे फेवर में हो चुका है, जो हमारा पैसा बोल के कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, पहले उसको हाथ में डाल लो, जेब में डाल लो। कल क्या पता चोर मंसूर खान जो है कोर्ट में जाके वो प्रॉपर्टीज को भी नहीं बेचने का ऑर्डर लेके आ गया तो आप तो जीरो हो जाएंगे, आपको जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। पहले जो मिल रहा है उसको पहले अंदर करिए, बाद में गवर्नमेंट के ऊपर विगरस लायबिलिटी का केस ठोकने का फैसला सोचेंगे कैसे करना है। पहले तो पैसा तो ले लीजिए जेब में, बाद में 100% रिकवरी के बारे में सोचेंगे। होगा जरूर, वो भी मैं कह रहा हूं, उसका भी एक तरीका है, लेकिन उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए एक वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि लोगों के बातों में ना आना और सीधा सीधा जो है प्रेशर गवर्नमेंट को डाल के प्रेजेंट जो रिकवरी हुई है, प्रेजेंट जो ऑक्शन के लिए ऑर्डर्स आए हुए हैं, उसको जल्द से जल्द अपने जेब में डालना। वरना कल के दिन ये पता चलेगा कि वो जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छे एडवोकेट्स को लेकर जाएगा और जो है वो प्रॉपर्टीज को भी ना बेचने का ऑर्डर लेके आ गया, जैसे आर रोशन बेग लेकर आया है अभी, वैसे अगर वो भी कर दिया तो आपको तो भुट्टा मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं
एक प्लेटफॉर्म पे हो। अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मुझे फॉलो करो, फरहान रशीद को फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ फरहान रशीद को फॉलो करो, किसी और को फॉलो मत करो, प्लीज आपसे गुजारिश है। क्योंकि हो सकता है कि दूसरे लोग या तो दूसरे लोगों के साथी हो, अब 6 महीने से आप दूसरों के पीछे जो फॉलो कर रहे थे ना, उनके पीछे ही जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही फॉलोअर्स बनो, लेकिन केस जब आप कुछ को कर रहे हैं, एक कोई पर्टिकुलर केस के पीछे आप अगर लगे हुए हैं, उसमें या तो हार होगी या तो जीत होगी, बराबर। पेंडुलम की तरह लटके नहीं रहेंगे। अब हो रहा है कि आप फरहान रशीद को भी फॉलो कर रहे हैं, फलाने फलाने पाशा को भी फॉलो कर रहे हैं, फलाने घुघू को भी फॉलो कर रहे हैं, और एक किसी कौवे को भी फॉलो कर रहे हैं। अब 4-5 लोगों को अगर आप फॉलो करते रहेंगे, हो सकता है कि बाकी के लोग भी सही हों, लेकिन हर इंसान का देखने का नजरिया अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी दिमाग की सोच अलग है। वो क्या तरीके से जो है केस को किस तरीके से वो लीड करना चाहता है, वो तरीके अलग अलग, हर इंसान के अलग अलग हो सकता है। मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, हो सकता है कि बाकी के लोग भी सही हों, लेकिन हर इंसान का एक अलग अलग तरीका होता है। अगर मान लो कि दूसरा आदमी भी सही है, मैं भी सही हूं, मैं फरहान रशीद भी सही हूं, और दूसरा आदमी जो केस लड़ना चाह रहा है, को जो लीड करना चाह रहा है, वो भी सही है, हो सकता है, लेकिन उसका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं बीच में घुसूंगा तो हो सकता है कि उसका केस खराब होगा, उसके वजह से मैं जो तरीका अपना रहा हूं उसमें भी खराबी होगी, वो भी नुकसान में जाएगा। 2 से 4 लोग जो है अलग अलग तरीके से उनके अलग अलग मेंटालिटी से चलेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं सिर्फ बात इतना कहना चाह रहा हूं, या तो मुझे फॉलो करो या किसी और को फॉलो करो, लेकिन किसी के ऊपर भरोसा करते हैं तो उनके पीछे ही भागो। आज मेरे पे किया, 4 दिन के बाद आपको समझ में नहीं आया, पेशेंस नहीं है, किसी और को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, फिर समझ में आया कि वो भी जो है वहां पे भी कुछ ठीक से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दिया। कोई तीसरा कौवा आ गया, उसके पीछे लगने लगे। अब तीसरा कौवा आया, वो कौवा जो है उसकी बात में भी उतना दम नहीं लगी आपको, आपको जो है कोई चौथा इंसान बुला रहा है कि मैं आपको आईएमए के पैसे दिलाता हूं, ये गलत है, ये कौवा गलत है, फरहान रशीद गलत है, वो फलाना पाशा गलत है, करके कोई अनोखा कुत्ता आता है, उसके पीछे दौड़ोगे। अब वो अनोखा कुत्ता भी जो है, अगर वो सच भी है तो भी आपका नुकसान करके छोड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, करना है तो फॉलो, कमेंट बॉक्स में बताइए किसको फॉलो करना है। मेरे अपडेट्स चाहिए, मुझे लीड करना है तो मुझे पूरे भरोसे के साथ आप जो है, जब तक आप मुझे वेलकम नहीं करेंगे, मैं लीड नहीं करना चाहता। आप बोल दीजिए फरहान भाई आप छोड़ दीजिए, हम दूसरों के थ्रू करेंगे, आप पीछे हट जाइए, हम हमारा पैसा हम खुद रिकवर कर लेंगे, मैं पीछे हट जाऊंगा। नहीं, आप बोलेंगे फरहान रशीद भाई हम आपके साथ हैं, हो सकता है बीच में थोड़ा इधर उधर भटक गए थे, आप ही लीड करो, आप ही के साथ हम हैं, आप ही रहो आगे करके, तो मैं तब जो है आप लोगों को मदद करने की कोशिश करूँ। फिलहाल इतना ही है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तकरीबन 1 घंटे का वीडियो चला है, 1.5 घंटे का सोच रहा था, लेकिन मैंने पूरा कोर्ट का केस का जो है हिस्ट्री पढ़ के आपको बोर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उसको कट शॉर्ट कर दिया। सबक हमने ऑलरेडी सीख लिया है, एग्जाम्पल हमने देख लिया है। कंपेयर करो एम्बिडेंट के केस को, कंपेयर करो आला के केस को, कंपेयर करो इंजाज के केस को, कंपेयर करो हीरा गोल्ड के केस को, कंपेयर करो आईएमए के केस को। बहुत सारे फ्रॉड कंपनीज आए, सब में हम लोग जो है मेन कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी के जो ओनर्स, उनके पीछे भागने के बजाय तीसरे के पीछे भागने लगे तो कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ भुट्टा ही मिला। लेकिन एक वाहिद एक कंपनी है जो आईएमए है, जिसमें हम प्रमोटर के खिलाफ ही केस दर्ज किए, प्रमोटर के पीछे ही आवाज उठाए, अब प्रमोटर को ही चोर बताए, तो जाके कम से कम 1,000 करोड़ रिकवरी हुई। हालांकि हमारे अकाउंट में नहीं है, लेकिन रिकवरी जरूर हुई है। ये एक सबक, हमें बहुत बड़ा सबक मिला है। मैं अभी भी बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करके रखिए, मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर रोशन बेग फार्मा शिवाजी नगर एमएलए बेकसूर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों। हो सकता है कि चोर मंसूर खान ने 400 करोड़ क्या 800 करोड़ भी दिए होंगे, लेकिन हमारे पास इस बात का सबूत नहीं है, इसलिए हम आवाज उठाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। इस बात का जरूर याद रखिएगा।
हम बदुआ के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। सच है तो वो कबूल होगी, झूठ है तो नहीं कबूल होगी, सीधी सीधी बात है। जहां पे हम कुछ कर सकते हैं, जहां पे हम हमारा हक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे हम ऑन पेपर जो है अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई फलाने फलाने शख्स ने एडवोकेट हायर किया है, उसका कोई आज तक कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई खबर नहीं है, उसका क्या रिजल्ट आया कुछ समझ में नहीं आता। कहीं पर भी देखो कोर्ट के केसेस में हर जगह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के एडवोकेट्स ही लड़ रहे हैं, तो हमें तीसरे एडवोकेट की क्या जरूरत है? ये आप पहले याद रख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा। थर्ड पर्सन हमें नहीं चाहिए, ये पहले ही मैंने आपको बताया था। खैर, फिलहाल मैं आप लोगों से इजाजत मांगता हूं। हमारे इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद और कर्नाटका सियासत.com को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोनों चैनल्स फरहान रशीद और कर्नाटका सियासत यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और आंध्र प्रदेश से कोई है तो आंध्र सियासत यूट्यूब चैनल है एक, आंध्र सियासत.com करके, उस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे इजाजत मांगता हूं, आपका फरहान रशीद। शुक्रिया। इस वीडियो को प्लीज वायरल जरूर करिए।